एक समय था जब जापान की बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स और इन्वेस्टर्स चाइना को एशिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते थे। जापान का पैसा चाइना की फैक्ट्रीज में जा रहा था। जापान की कंपनीज चाइना में प्रोडक्शन कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि पार्टनरशिप आने वाले कई डेकेड्स तक चलेगी। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। जापानीज इन्वेस्टर्स धीरे धीरे चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, जापान इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर जापान को इंडिया में ऐसा क्या दिख रहा है जिसके लिए वह अरबों डॉलर का दाव लगा रहा है? बदलाव की शुरुआत। कई दशकों तक चाइना एशिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग बना रहा। दुनिया की काउंटलेस प्रोडक्ट्स वहीं बनती थी, ग्लोबल ब्रांड्स वहीं प्रोडक्शन करते थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार चाइना की तरफ बढ़ रहा था। जापान भी इसी का हिस्सा था। जापानीज कंपनीज ने चाइना में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क खड़े किए। लेकिन समय के साथ कई चीजें बदलने लगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने लगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड वॉर बढ़ने लगी, और कोविड के बाद सप्लाई चेन रिस्क ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब जापान सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन नहीं ढूंढ रहा था, उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो आने वाले दशकों तक ग्रोथ, स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दे सके। और यहीं से इंडिया की तरफ उसका ध्यान बढ़ना शुरू हुआ। इंडिया क्यों? जब दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज अगले ग्रोथ इंजन की तलाश कर रही थी, इंडिया कई कारणों से अलग दिखाई दिया। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा वर्कफोर्स में से एक है। हर साल लाखों लोग वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन ही एक कारण नहीं है। इंडिया एक विशाल कंज्यूमर मार्केट भी है। यानी किसी कंपनी के लिए इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन का स्थान नहीं बल्कि फ्यूचर कस्टमर्स का भी घर है। दूसरी तरफ इंडिया तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। एक्सप्रेसवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स, इन सब ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। यही वजह है जापान की नज़र इंडिया पर टिकने लगी। जापान इंडिया में क्या बना रहा है? जापान पहले से ही इंडिया में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल है। सबसे फेमस प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं है, यह एडवांस्ड इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है। यह भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से एक है। इसका मेन फोकस नए इंडस्ट्रियल हब्स, लॉजिस्टिक्स जोन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स तैयार करना है। जापान डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जैसे प्रोजेक्ट्स में भी सहयोग कर रहा है। इन प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य है गुड्स मूवमेंट को तेज, सस्ता और एफिशिएंट बनाना। यानी जापान सिर्फ पैसा नहीं भेज रहा, वह इंडिया के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को शेप देने में भी मदद कर रहा है। फैक्ट्रीज से आगे की कहानी। जब लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ फैक्ट्रीज और जॉब्स की बात होती है। लेकिन जापान में इंडिया का इंटरेस्ट उससे कहीं बड़ा है। आज इंडिया की सड़कों पर चलने वाली करोड़ों गाड़ियों के पीछे जापानीज कंपनी का बड़ा योगदान है। सुजुकी ने इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टोयोटा ने मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की है। हिटाची जैसी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे सिस्टम और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। लेकिन यह सिर्फ कंपनीज की कहानी नहीं है। इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ आते हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ग्लोबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और दशकों का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। यानी जापान सिर्फ कैपिटल नहीं ला रहा, वह एक्सपर्टीज भी ला रहा है, और कई बार एक्सपर्टीज इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा वैल्यूबल होती है। जापान का ट्रस्ट इतना खास क्यों है? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जो एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को लेकर काफ़ी सिलेक्टिव रहे हैं। लेकिन इंडिया के साथ उनका रिलेशनशिप सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। दोनों देश क्वाड में लगातार स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेकर डिफेंस एक्सरसाइज तक दोनों देशों की साझेदारी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है। जापान और इंडिया लगातार नेवल एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। दोनों देश फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन का समर्थन करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल के वर्षों में जापान ने इंडिया के साथ डिफेंस कॉरपोरेशन को भी नई दिशा देने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जापान की तरफ से इंडिया को उसकी एडवांस्ड मोगिमा क्लास स्टेल्थ फ्रीगेट टेक्नोलॉजी के साथ कॉरपोरेशन का प्रस्ताव भी दिया गया है। मोगिमा क्लास कोई साधारण वॉरशिप नहीं है, इसे जापान की सबसे एडवांस्ड नेवल प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है। स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस्ड सेंसर्स, हाई ऑटोमेशन और नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट सिस्टम्स की इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात वॉरशिप नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ट्रस्ट। क्योंकि जापान लंबे समय तक डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स को लेकर बेहद कॉशियस रहा है। ऐसे में इंडिया के साथ इस तरह की डिफेंस कॉरपोरेशन यह दिखाती है कि टोक्यो अब न्यू दिल्ली को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में देख रहा है। यानी जापान इंडिया में सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा, वह अपना भरोसा भी निवेश कर रहा है। इंडिया के लिए इन सब का क्या मतलब है?
अगर आने वाले वर्षों में जापानीज इन्वेस्टमेंट और बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ जीडीपी नंबर्स तक सीमित नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए, जब कैपिटल जापान की हो, टेक्नोलॉजी जापान की हो और प्रोडक्शन इंडिया में हो तो इसका फायदा कितने स्तरों पर मिल सकता है। नई फैक्ट्रीज बन सकती है, हाई स्किल जॉब्स पैदा हो सकती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं और इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेन में और ऊपर जा सकता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा फायदा कुछ और होगा। इंडिया को केवल इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, इंडिया को एडवांस्ड नो हाउ मिलेगा। वही नो हाउ जिसने जापान को दुनिया की सबसे विकसित इकोनॉमीज में से एक बनाया है। इंडिया और जापान की इन्वेस्टमेंट उस भविष्य की कहानी है जिसमें इंडिया दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमीज में से एक बन सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या इंडिया इस अवसर का पूरा फायदा उठा पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वर्षों में सिर्फ इंडिया नहीं बदलेगा, बल्कि एशिया का इकोनॉमिक बैलेंस भी बदल सकता है।